हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला व्हाइट रेड ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है डरहम और लैंकाशायर के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है रिवर साइड ग्राउंड चिस्टल स्ट्रीट में। इस ग्राउंड पे जो लास्ट मैच हुआ था डरहम वर्सेस नॉटिंघमशायर का, वो मैच हमने कवर करा था, जो कि डरहम का ओवरऑल भी लास्ट मैच था। जो मैच नॉटिंघमशायर हारी थी और वो मैच हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन गया था। वैसे तो जो जो प्रेडिक्शंस हमने करे थे सब कुछ सही गए थे, स्पेशली अगर आपने रिस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में खेले होंगे तब तो और भी अच्छा गया होगा। मेरे ख्याल से दो प्लेयर्स थे जिनका प्रेडिक्शन हमने किया था नॉटिंघमशायर की टीम से, वो जो नहीं चले थे। इनमें से एक प्लेयर तो कॉमन ही थे, तो मुझे लगता है अच्छा ही रिजल्ट गया होगा आपके लिए स्मॉल लीग की सतह की अगर हम बात करें तो। लैंकाशायर के पिछले एक दो मैचेस हमने कवर नहीं करे हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है बता देता हूँ। अगर आप लैंकाशायर की टीम को देखेंगे ना, आपको दिखेगा कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, अभी तो जॉस बटलर भी आ चुके हैं, फिल सॉल्ट है, डैरेल मिचेल है, कॉलिन डे ग्रैंडम है, लियम लिविंगस्टोन है। बॉलिंग थोड़ी सी हल्की है, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है। पहले दो मैच तो उन्होंने अपने बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करके ही जीत हासिल करी थी। हालांकि ल्यूक वुड के अलावा अभी उस तरीके से कोई और बॉलर उभर के नहीं आए हैं। कॉलिन डे ग्रैंडम ने कुछ विकेट ज़रूर निकाले हैं बॉलिंग फर्स्ट में, लेकिन ऐसे डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं है। और ल्यूक वुड भी लास्ट मैच जैसे चले नहीं तो उनकी टीम को भी धराशायी होना पड़ा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, इतने प्लेयर्स के जो मैंने आपको नाम बताए, अगर आपने नोटिस करी होगी तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ही जो है ना वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन टीम अपने मतलब इतने सारे प्लेयर्स को लेके क्या हो रहा है कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर तो वो बना रहे हैं, लेकिन उसमें कोई बैलेंस नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं पे जाके कुछ प्लेयर्स के रोल्स बदलने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस भी उनका बेस्ट लेवल पे नहीं आ रहा है। बॉलिंग को लेकर भी प्रॉब्लम्स हैं। ल्यूक वुड ने तो पहले दो मैच में चलो वो कर दिखाया था अपनी बॉलिंग, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत तो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बाकी बॉलर्स की तरफ से इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। कॉलिन डे ग्रैंडम मुझे लगता है एक तरफ से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, लेकिन एनीवेज आप उनको बॉलर नहीं मान सकते, तो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जब हम प्लेइंग इलेवन का बात करेंगे ना तब आपको ये चीज़ मैं और भी डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम्स है लैंकाशायर की टीम में। और लास्ट मैच में यॉर्कशायर के अगेंस्ट में भी हमने जो मैच वो हारे, वहाँ पे भी हमने वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से देख ली। बटलर के आने के बाद फैंटेसी प्लेयर्स के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, और मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि लैंकाशायर के लिए भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं बटलर के आने के बाद तीन कॉम्बिनेशन बनाने में। ठीक है, आगे बातें करते हैं, क्या क्या चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो लैंकाशायर आपको 3-1 से आगे होती हुई दिख जाएगी, और एक मैच नो रिजल्ट रहा है। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है ना, तो क्या क्या चीज़ है और किस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये ग्राउंड पे क्या होता है नहीं होता है, मैंने लास्ट मैच की वीडियो में बताया हुआ था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। नहीं भी है मैं फिर से रिमाइंड करवा दूंगा, लेकिन देखते रहो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये पहला मैच है, 2020 का मैच है, और पहला मैच जो इस ग्राउंड पे भी हो रहा है। तो क्या हुआ था कि लैंकाशायर ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी थी। 190 जेनिंग्स, मार्कवुड, पॉट्स कोई भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन लैंकाशायर का बैटिंग डोमिनेशन आपको देखने मिल रहा है। डरहम ने बहुत बुरी बल्लेबाजी तो नहीं करी थी, लेकिन वो पीछे रहेगा। इसमें से लीज आपको दिख रहा है जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। बाकी ब्रायडन कार्स बैटिंग हम खिलाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स अच्छे थे। बाकी बॉलरों में से पार्किंसन, बेली दोनों ही अवेलेबल हैं। बेली को मेरे ख्याल से लास्ट मैच में एक ही ओवर की बॉलिंग मिली थी। तो वही हो रहा है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स का तो कुछ ढंग से यूज़ हो ही नहीं रहा, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनका भी रोल ऐसे शफल किया जा रहा है कि उनका भी फुल पोटेंशियल हमें यूज़ होते हुए नहीं दिख रहा है। बाकी क्रॉफ्ट, ये नाम थोड़ा देखना, हम जनरली क्रॉफ्ट के बारे में बात करते हैं कि वो चेस बेहतर करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत नाम उनका आपको देखने मिल जाएंगे। एक विकेट उनके खाते में थे, पार्किंसन के भी एक विकेट खाते में रहे, ये भी एक नाम नोटिस करने वाले हैं। और एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर आप कह सकते हैं लैंकाशायर की तरफ से, जहां पे उन्होंने जीत हासिल कर लिया। दूसरा मैच ये मैनचेस्टर में हुआ था। एक जो चीज़ है, अभी तो चलो मैनचेस्टर का ग्राउंड जो है बिल्कुल मतलब रोड हो चुका है, उनका पिच कुछ भी खास नहीं दिख रहा है बॉलर्स के लिए। लेकिन एक टाइम था जब मैनचेस्टर में भी स्पिनर्स को हेल्प मिलता था, और चेस्टर स्ट्रीट के ग्राउंड के बारे में मैंने बताया हुआ था, रिवर साइड ये जो ग्राउंड है, कि यहाँ पे भी स्पिनर्स के लिए रोल होते हैं। स्लोअर बॉलर्स आपने देखा होगा लास्ट मैच में मुलानी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कराया था, बेन रेन ने 2 विकेट्स निकाले थे। डेथ ओवर में जिनको विकेट्स मिला वो तो अलग है, उनका तो कोई हेल्प से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिनको हेल्प मिला था जैसे कि मुलानी की मैंने बात करी, बेन रेन, स्लोअर बॉलर्स जो थे चाहे कार्टर हो, समित पटेल हो, सबको हेल्प मिला था। उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी, विकेट भले ना मिला हो लेकिन अच्छी बॉलिंग कराई थी, इकोनॉमिकल थे। बाकी पेसर्स को तो बहुत रन पड़े थे, विकेट्स भले ही उनको मिला होगा डेथ ओवर में, लेकिन रन बहुत पड़े थे। मैनचेस्टर में भी ऐसी चीज़ें होती थी एक टाइम पे। तो क्या होता था ना पहले कि ये जो दोनों टीम्स के प्लेयर्स हैं, इनको अवे मैचेस में उतना ज़्यादा अवे कंडीशन का वो नहीं होता था। ठीक है, इनको होम की तरह ही लगता था वो पिच और वो कंडीशन। रीसेंट टाइम्स में मैनचेस्टर का ग्राउंड, मैनचेस्टर की पिच थोड़ी बदली है, वहाँ पे रन्स काफ़ी बनने लगे हैं, स्पिनर्स के लिए उतना हेल्प नहीं है। लेकिन डरहम अभी भी उसी कंडीशन में है, तो देखते हैं क्या होता है आगे।
दूसरा मैच जो मैनचेस्टर में हुआ, डरहम ने बनाया था 157। फिर से लीज आपको दिख रहे हैं, ब्रैडन कार्स अवेलेबल नहीं है, वुड यहाँ अवेलेबल नहीं है, महमूद भी लास्ट मैच नहीं खेले थे और स्क्वाड में नहीं है, पार्किंसन फिर से 1 विकेट, डैनी लैम्ब अभी दूसरे टीम में जा चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो इस बार बहुत बड़ा टोटल नहीं खड़ा किया था डरहम ने, ऊपर भी आपने देखा 169 था, यहाँ पे 10-12 रन कम ही बनाया उन्होंने, लेकिन लीज और पार्किंसन अपने को कॉमन देखने मिल रहे हैं। लैंकाशायर को यहाँ पर सिर्फ 83 रन पर निपटा दिया, वो भी 15 ओवर में। पॉट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पे पॉट्स के रिकॉर्ड्स बहुत बेहतरीन थे। हमने लास्ट जो मैच कवर करा था डरहम का, वहाँ पे भी इनके बारे में बहुत बातें करी थी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, इंग्लैंड की टीम में वो खेल रहे हैं। कॉकलैंड भी अवेलेबल नहीं है, ट्रेविस किस के 2 विकेट, बाकी कोई बॉलर रहे होंगे। लेकिन लैंकाशायर का यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स हुआ, तो दोनों ही मैच में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती। हालांकि यहाँ पे डरहम का बैटिंग कोलैप्स नहीं हुआ था, लेकिन लैंकाशायर का बैटिंग कोलैप्स ही हो गया, वो भी अपने घर पे, ठीक है। और लैंकाशायर का बैटिंग बिल्कुल अलग ही रहा, एक मैच में 190 फॉर 3, एक मैच में वो 83 पर निपट गए। अगला मैच ये चेस्टर स्ट्रीट में हुआ, लैंकाशायर का 151, ज़्यादा स्कोर यहाँ पे भी नहीं था। लिविंगस्टोन के यहाँ पे रन आपको देखने को मिल जाते हैं, बाकी क्रॉफ्ट पॉट्स के यहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस, जैसे ट्रेविस का विकेट, बाकी ये बॉलर सारे अवेलेबल नहीं है। डरहम ने इस रन को चेस कर लिया, काफ़ी इजीली चेस कर लिया। बेडिंगहैम जिनके मैंने बताया था, इनके नाम अच्छे हैं इस फिक्चर में। ग्राहम क्लार्क का आपने देख भी लिया होगा, लास्ट मैच में हमने उनको रखा नहीं था अपने टीम में, उनका कुछ खास परफॉर्मेंस आया भी नहीं था, लेकिन उनका वही है कि वो 10-15 बॉल ही खेलेंगे और उसमें से ही जो करना है वो करके चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि पिच काफ़ी स्लो होती है तो उनको खेलने को भी दिक्कत आता है, तो आपको इससे ज़्यादा स्कोर जनरली ग्राहम क्लार्क का देखने नहीं मिलता है। और लास्ट जो मैच हमने कवर करा था इस ग्राउंड पर, वहाँ पर भी हमने ये बात कही थी, और 4 ही विकेट खोए थे हमने, लेकिन पार्किंसन आपको कंसिस्टेंटली दिख रहे हैं। लिविंगस्टोन ने यहाँ पे विकेट भी निकाला था क्रॉफ्ट के साथ, और डरहम ने ये मैच जीत लिया था 6 विकेट से। तो लास्ट 2 मैच यहाँ पे डरहम यहाँ पे जीती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक में मैनचेस्टर में और एक यहाँ पे जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है। अगला मैच फिर से यहाँ पे मैनचेस्टर में मैच हुआ, और अभी देखो रिसेंट मैंने जैसे बताया कि ऊपर जो ये वाला मैच था आपने देखा, ये है मैनचेस्टर का ग्राउंड भी था 2020 में, देखो 157 चेज तो होना दूर की बात, 83 पर निपट गई। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 1-2 सीजनों में ये ग्राउंड थोड़ा बदला है, स्पिनर्स के लिए हेल्प भी कम हुआ है और रन भी काफ़ी ज़्यादा बनने लग गया है, तो उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो 2021 में क्या हुआ, 199, और वो भी लगभग चेज हो गया था, 193 बना था सामने वाली टीम ने। जेनिस के स्कोर थे, बाकी पॉट्स अवेलेबल नहीं है, बेन रेन का 1 विकेट, बॉर्सविक भी अवेलेबल नहीं है। बेडिंगहैम अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, ग्राहम क्लार्क स्टार्ट्स है, उस लास्ट मैच में स्टार्ट लिया था उन्होंने, यहाँ भी स्टार्ट है। और बॉलरों में से वुड और हार्टली के 2 विकेट हैं। क्रॉफ्ट का कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, बैटिंग से हो बॉलिंग से हो, कुछ तो वो कर रहे हैं। बॉलिंग की तो चलो हम उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन बैटिंग से भी जब भी मौका मिला कुछ ना कुछ उन्होंने करा है। तो एक और हाई स्कोरिंग एनकाउंटर, ठीक है, लेकिन करंट स्क्वाड में आपको ज़्यादा प्लेयर्स देखने नहीं मिलेंगे। बेडिंगहैम को खिलाया नहीं जा रहा, और ग्राहम क्लार्क के वही 20-30 के भीतर रन हैं, यहाँ पे 37 रन थे, तो वो है। बाकी वुड और हार्टली के यहाँ पे 2-2 करके विकेट्स है। लास्ट मैच जो हुआ था चेस्टर स्ट्रीट में, यहाँ पे फिर से हमें लो स्कोरिंग एनकाउंटर देखने मिला। तो नोटिस किया ना आपने कि चेस्टर स्ट्रीट में अभी तक ज़्यादा रन्स नहीं बने हैं। वो एक इनिंग्स था जहाँ पे जेनिंग्स ने 100 लगाया था, जो भी पहले मेरे ख्याल से डरहम में खेलते थे, तो उसके अलावा कोई इंडिविजुअली वो वहाँ पर बड़ा कर गए, इसीलिए 190 बना, नहीं तो उसके अलावा चेस्टर स्ट्रीट में तो रन ज़्यादा नहीं बने हैं। यहाँ पे देखो 130 बना था। सॉल्ट और क्रॉफ्ट के स्कोर से, जैसे मैंने बताया कि क्रॉफ्ट को मौके जब मिले उन्होंने अच्छा करा है। साउटर, बेन रेन, एक और नाम जिनको काफ़ी बार आपने आते हुए देखा है, ट्रेविस का एक करके नाम है, लेकिन नाम है। डरहम ने इसको चेस कर लिया, मुश्किलों का सामना यहाँ पे भी करना पड़ा उनको। माइकल जोन्स जिनका मैंने बताया था, लास्ट जो मैच हमने कवर करा था डरहम नॉटिंघमशायर का, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि ये इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं। लास्ट मैच भी उन्होंने स्टार्ट लिया था और बहुत ही अजीब तरीके से आउट हो गए थे, जब तक खेल रहे थे सॉलिड दिख रहे थे। हार्टली एक और बार उनकी 2 विकेट्स, लास्ट हेड टू हेड में भी उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था, और इस पिच पे तो इनका चलना बनता भी है। पार्किंसन लगभग कंसिस्टेंट है, विकेट्स के खाते में रहते हैं, बाकी ग्लीसन, हर्ट ये दोनों अवेलेबल नहीं है। तो क्या हुआ कि इस फिक्चर में थोड़ा सा हमें ट्रांजिशनल चेंजेस देखने मिल रहा है बैटिंग में, स्कोर्स में। मैनचेस्टर में जब लास्ट मैच हुआ था पिछले सीजन का, तो बहुत रन बने थे। चेस्टर स्ट्रीट का बिल्कुल पहला मैच जो था, लैंकाशायर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, लेकिन डरहम के तरफ से हमें ऐसे बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिला है। उन्होंने मैचेस जीते हैं, लेकिन वो अपने बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके जीते हैं। मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, देखो ये वाला मैच उन्होंने जीता था जो 2020 का मैनचेस्टर में मैच हुआ था, 83 पर निपटा दिया था। हालांकि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन बॉलिंग बहुत बेहतरीन हुई। उसके बाद ये वाला मैच भी जो इन्होंने जीता था, यहाँ पे भी बॉलिंग काफ़ी सही रही थी। 151 पे रोक दिया था सामने वाली टीम को, 6 ही विकेट गिराए थे, लेकिन रोक दिया था।
और उसके बाद बिल्कुल लास्ट मैच जिन्होंने जीता वहाँ पे भी 130 पर निपटा दिया था, तब जाके वो मैच जीते। अगर यही कहीं भी 10 रन ज़्यादा हो जाते तो शायद वो मैच हार भी जाते। 8 विकेट उनके खोए थे, 131 रन बनाने के चक्कर में। ठीक है, तो डरहम ऐसे बैटिंग साइड उतना कुछ खास उनका नहीं है, लेकिन बॉलिंग उन्होंने काफ़ी अच्छी करी है जहाँ जहाँ पे वो मैच जीते हैं। और अगर हम लैंकाशायर की बात करें कि बैटिंग से अगर किसी टीम ने डोमिनेट करा होगा किसी मैच में तो वो लैंकाशायर है। जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल पहला मैच जो था 190 उन्होंने बना दिया। ठीक है, इस ग्राउंड पे इतने रन तो जनरली हम बनते देखते नहीं, लेकिन वो एक 100 आ गया था किसी का, जेनिंग्स का, जिनके अच्छे रिकॉर्ड्स थे, जो पहले इसी टीम में खेलते थे वैसे तो इसी बदौलत 190 बना। और उसके बाद बीच में वही 150 160 के बीच का मामला, और यहाँ पर 199 जो लैंकाशायर का था। हालांकि चेज भी डरहम ने अच्छा करा था, लेकिन चलो, तो हाईएस्ट स्कोर जो है वो लैंकाशायर की तरफ से हैं। उनकी बॉलिंग ऐसी कोई डोमिनेटिंग नहीं रही है जिसके ऊपर डिपेंड कर वो जीते, लेकिन डोमिनेटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस अगर किसी का रहा है तो डरहम का रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक गलत चीज़ दिखा दिया था, लैंकाशायर 3-1 से आगे नहीं है, डरहम 3-1 से आगे है, वो मैंने गलत दिख दिया था। अच्छा, तो ये कोई हेड टू हेड की बात है। कुछ प्लेयर्स के नाम हमें मिले हैं जिनमें से हार्टली आपने देखा, क्रॉफ्ट आपने देखा, ग्राहम क्लार्क के कुछ स्टार्ट्स हैं, बेन रेन आपने देखा, ट्रेवस्किस आपने देखा, जिनके कुछ नाम आए हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं होता ये टूर्नामेंट में, कंसिस्टेंट किसी के भी नाम नहीं होते हैं, तो वो मैं फिर से रिमाइंड नहीं करवा रहा, लेकिन ये कुछ नाम आए हैं एक दो बार जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अभी आज का जो मैच जहाँ पे होने जा रहा है चेस्टर स्ट्रीट में, अगर हम उसको फोकस पे रखें कि इस ग्राउंड में जब भी मैचेस हुए हैं क्या क्या चीज़ हुई है, तो देखो पहला मैच अपने को क्या मिला 2020 का 190। इनमें से अगर हम जेनिंग्स वो हटा दें तो उतना रन नहीं बनता है। हालांकि यहाँ पर बैटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था लैंकाशायर का, तो वो अच्छा है 190। इनमें से करंट बॉलर्स में से कोई नहीं है। डरहम चेज नहीं कर पाई, लेकिन 163 उन्होंने बनाया था। आगे जब हम ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे ना, आपको समझ आएगा कि 163 बहुत होता है यहाँ पे, लेकिन इस मैच में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एलेक्स लीस, इनके हमने नाम देखे हैं और इनके बड़े बड़े स्कोर्स हैं इस पिक्चर में, इनके यहाँ पे रन थे। बाकी पार्किंसन और क्रॉफ्ट बेली के साथ, ठीक है, इस मैच में ये परफॉर्म करते हुए देखे हैं, जो पहला मैच था। अगला मैच अगर हम आ जाए चेस्टर स्ट्रीट में, तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है 151 लैंकाशायर ने। लैंकाशायर का रन कम हो गया, ठीक है, जैसे जेनिंग्स वगैरह नहीं चले तो लैंकाशायर का रन कम हो गया 151। लिविंगस्टोन और क्रॉफ्ट के यहाँ पे भी कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं। बॉलरों में से आपको ट्रेवस्किस खाली मिल जाते हैं जो कि करंट स्क्वाड में होंगे, बाकी कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है। डरहम का लेकिन उसी रेंज में था। देखो यहाँ पे उन्होंने बनाया था कितना 169, 20 ओवर 163 20 ओवर बैट करके, यहाँ पर उन्होंने बनाया था 18 ओवर लगभग जाके 153, तो थोड़ा शायद 10-15 रन ज़्यादा भी हो जाता, लेकिन उसी रेंज में था। ठीक है, जहाँ पे क्लार्क के कुछ स्कोर्स हैं, बेटिंगहैम अवेलेबल तो है स्क्वाड में, लेकिन शायद खिलाया नहीं जा रहा फिलहाल। क्रॉफ्ट का यहाँ पर एक विकेट भी था लिविंगस्टोन के साथ, और पार्किंसन। तो रिपीट कौन कौन से प्लेयर हो रहे हैं, पार्किंसन हो रहे हैं, क्रॉफ्ट विकेट में कुछ आ रहे हैं, और बाकी मेरे ख्याल से ट्रेवस्किस भी रिपीट नहीं हो रहा है। क्रॉफ्ट और पार्किंसन ये दोनों प्लेयर रिपीट हुए हैं। और लास्ट जो मैच हुआ था, जो बिल्कुल लास्ट मैच था दोनों टीम का भी, यहाँ पे भी हमें लो स्कोरिंग एनकाउंटर देखने मिला। एक मैच में तो जेनिंग्स ने बैटिंग करके वो 190 पहुंचा दिया था, उसके बाद लिविंगस्टोन का स्कोर आया तो जाके 150 के पास पहुंच गया। इस बार किसी के भी बड़े स्कोर नहीं आया तो 130, लेकिन क्रॉफ्ट आपको कंसिस्टेंटली दिख रहा है, कुछ तो है। मैं बहुत कुछ हाइप नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो है, ठीक है। और ट्रेवस्किस का एक विकेट, साउटर के 3 विकेट, और रेन, ये सारे नए प्लेयर्स हैं, तो नए मैच हैं, तो सारे करंट प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं। और सॉल्ट के भी यहाँ पर स्टार्ट से डरहम ने यहाँ पे चेस कर लिया, जहाँ पे आपको पार्किंसन रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, एक विकेट ही सही लेकिन है। और हार्टली के यहाँ पर आपको 2 विकेट दिख रहे हैं। रिसेंट जो मैच हुए हैं, दोनों ही मैच में हार्टली ने विकेट निकाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई हैं अगर हम चेस्टर स्ट्रीट के मैचेस को कवर करें। 6 इनिंग्स में से एक इनिंग्स रहा है जहाँ पे 190 बना था, उसके अलावा 160 तक भी नहीं गया है। 150 चेस हुआ है, 130 भी चेस हुआ है, ठीक है, मुश्किलों से ही लेकिन चेस हुआ है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें जो बताने लायक था। हेड टू हेड से ग्राउंड की चीज़ें हमने स्पेसिफिकली बता दी। अभी हम आएंगे ग्राउंड के बारे में बात करने के लिए। इस ग्राउंड का लास्ट मैच ही जो था नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में, वो मैच हमने कवर करा था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, मुझे नहीं लगता आपको फिर से बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत है मुझे यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, चलो क्या होता है। अच्छा, लेकिन उसके पहले अगर हम हेड टू हेड के समराइजेशन पे आ जाएं, तो 2 प्लेयर्स जो आपको दिख जाएंगे, लिविंगस्टोन के अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं होंगे, लेकिन जब भी खेले हैं अच्छा है उनका। हालांकि इस ग्राउंड पे उनका उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल इनके अच्छे हैं, ठीक है। और एनीवेज इनकी बॉलिंग भी काम पे आ सकती है, और वो क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। और क्रॉफ्ट का आपने देख लिया, मैंने कहा बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन
25-30 रन के भीतर कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ है। और इस ग्राउंड पे भी तीनों ही मैच में इनका नाम आया है, या तो बैटिंग से या तो बॉलिंग से। बॉलिंग की उम्मीद तो आप कतई ना करो, क्योंकि अभी तो बहुत लंबी बॉलिंग लिस्ट हो चुकी है लैंकाशायर की तरफ से इनके अलावा भी, तो इनको बॉलिंग शायद ना मिले, लेकिन बैटिंग से भी थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और बॉलिंग से मैट पार्किंसन बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, और ये नंबर्स और बेहतर थे अगर आप 2 सीजन पहले देखते तो, लेकिन पिछले 1-2 सीजन में थोड़ा उनका फॉर्म भी घटा है, तो उस हिसाब से नंबर थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सही इनका परफॉर्मेंस है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। मैंने क्या बताया था लास्ट मैच डे में अगेंस्ट नॉटिंघमशायर जो मैच था डरहम का, कि वहाँ पे हमने क्या बताया था ग्राउंड के बारे में, कि ये ग्राउंड पे बहुत रन्स नहीं बनते हैं। पहली बात, स्लोअर बॉलर्स स्पिनर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस मैच में क्या हुआ, सेम ही चीज़ हुई। स्लोअर बॉलर्स जो थे, जो है मुलानी को काफ़ी लोग नहीं ले रहे थे, जो रिस्ट्रिक्शन वाले साइड्स हैं, ड्रीबलर पे नहीं, विचनर में बाकी साइड्स पे, वहाँ पे लोग नहीं दे रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने 3 विकेट निकाला। अभी आप कहेंगे कि बाकी पेसर्स ने भी तो विकेट निकाला तो ज़रूर, लेकिन कहाँ पे जाके, डेथ ओवर में जाके, जब लोग मिस हिट कर रहे हैं, हिट करने जा रहे हैं, तब। अगर आप इकोनॉमी को भी देखेंगे या अगर आप मैच भी देखे होंगे, आपको समझ में आएगा कि उन बॉलर्स को कोई भी हेल्प नहीं मिला था, विकेट भले ही मिले होंगे, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर को भी 9 के ऊपर इकोनॉमी से रन पड़े, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे स्पिनर्स की इकोनॉमी तो 6-7 के भीतर ही था, मोस्ट स्पिनर्स की इकोनॉमी। दूसरे इनिंग्स में भी जितने स्पिनर्स ने बॉलिंग कराया, इंक्लूडिंग एस्टन टर्नर जो पार्ट टाइम बॉलर है, उन्होंने भी विकेट निकाला। साउटर को विकेट मिला, त्रिवस्किस को विकेट मिला, बेन रेन जो भी स्लो बॉलिंग कराते हैं उनको भी विकेट्स मिले, ठीक है। वो अलग बात है, डरहम हार गई, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं। और इस ग्राउंड पे 170 प्लस अगर आप बनाते हो तो वो विनेबल टोटल है, अनलेस कि आपकी बॉलिंग कुछ ज़्यादा ही गई गुजरी हो। हेड टू हेड में भी आपने ऐसी चीज़ देखी, ठीक है। एक इनिंग्स खाली 190 का बना, उसके बाद से 160 के भीतर ही मामला है। चेस टीम ने वहाँ 163 बनाया था, उसके बाद 150 और कुछ स्कोर था जो चेस हो गया, उसके बाद 131 का टारगेट था, उसको भी चेस करने के लिए 20 ओवर तक जाना पड़ा और 8 विकेट खोने पड़े। ये चीज़ हमने हेड टू हेड में देखी है। अभी देखते हैं कि ग्राउंड में सही में ऐसी चीज़ें हो रही हैं या फिर बस ये बताने की बातें हैं, ठीक है। तो डरहम बना नॉर्थर्नशायर 154। ग्राहम क्लार्क कंसिस्टेंट तो नहीं है और ये कंडीशन भी इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन अगर कोई टीम शुरुआत से इनके अगेंस्ट में स्पिन नहीं डालती है, आपने लास्ट मैच में भी देखा होगा कि स्पिन आते ही ये सिकुड़ से गए। अगर शुरुआत से लोग स्पिन नहीं लगाते हैं इनके अगेंस्ट में, तो ये वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं मारने के लिए और रन बनाने के लिए। तो 44 रन उनके थे, बाकी पेसर्स के 2 विकेट, स्पिनर्स के 5 रन। कितने बने, 154। चेज हो गया लास्ट ओवर में जाके, जहाँ पे आपको करंट स्क्वाड मेंबर्स में से कोई भी बॉलर देखने नहीं मिलेंगे। अगला मैच डरहम ने बनाया था 141। आपको बेन रेन दिख जाते हैं, इनके बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं इस ग्राउंड पे। ज़रूरी नहीं हर मैच में चले, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं, ठीक है। बाकी एकर्सली कॉफलिन अवेलेबल नहीं है, पेसर्स का अपर हैंड, बर्मिंघम ने यहाँ पर चेस कर लिया। रेन के 2 विकेट्स भी थे और 142 रन का टारगेट था जो इजीली यहाँ पर चेस हो गया। अगला मैच जो आपने लास्ट हेड टू हेड देखा था, वहाँ पे भी आपने देखा कि रेन ने 2 विकेट निकाले। साउटर जो लेग स्पिनर है, ठीक है, आपने पार्किंसन को भी यहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए देखा था, वो भी लेग स्पिनर है। साउटर भी लेग स्पिनर, 3 विकेट। त्रिवस्किस एक आध विकेट ही है, लेकिन है। डरहम ने यहाँ पे चेस कर लिया रनों को, बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन हो गया। माइकल जोन्स एक नाम है जिनको हमने थोड़ा बहुत रन बनाते हुए यहाँ पर देखा है। रन्स हैं इनके, क्योंकि ये डिपेंडेबल बैटिंग है और ये ऐसे हिट करने नहीं लग जाते, शुरुआत से टाइम लेते हैं। ओली रॉबिन्सन का भी हमने बताया था, जिनके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे। आपको याद होगा कि लोग कीपर सेक्शन में जो क्लार्क के साथ जा रहे थे, लेकिन हमने बताया था ओली रॉबिन्सन। क्यों बताया था ओली रॉबिन्सन? क्योंकि 3 जो कीपिंग ऑप्शंस थे, 4 थे वैसे तो, लेकिन लेन लाइक स्मॉल्डिंग में 3 ऑप्शंस थे। ग्राहम क्लार्क थे जिनको लोग ले रहे थे, जो क्लार्क थे जिनको भी लोग ले रहे थे, लेकिन हमने बताया था क्या कि ये दोनों ही क्लार्क जो हैं ये पिंच हिटर हैं, इनको ऐसे इनिंग्स बिल्ड करना नहीं आता और ये कंडीशन ऐसा नहीं है। आपने देखा ओली रॉबिन्सन की इनिंग्स, पहले वो 100 के नीचे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन जब वो सेट हो गए, टाइम लिया और उसके बाद वो रन बनाने लग गए, जिनके बारे में हमने बातें करी थी, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर्स के लिए ये कंडीशन अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं हर मैच में हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ऐसी बात ये बिल्कुल भी नहीं है कि ग्राहम क्लार्क जैसे प्लेयर नहीं चलेंगे, कभी भी चल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये चीज़ देखने मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो माइकल जोन्स के स्कोर थे, बाकी पेसर्स के साथ स्पिनर्स के भी यहाँ पर कुछ कुछ विकेट्स थे जो आपने ऊपर देखा, जहाँ पे क्रॉफ्ट और मेरे ख्याल से पार्किंसन के विकेट से, हार्टली के भी विकेट से। अगला मैच यहाँ पर 200 रन बना दिया था यॉर्कशायर ने। इतना रन जनरली यहाँ पे बनता नहीं है, 200 रन को क्या 190 भी दूर दूर तक आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा। जहाँ पे भी जोन्स ने कुछ स्कोर बनाया था, और ओली रॉबिन्सन, ठीक है, जिनके कुछ स्कोर थे। पेसर्स के साथ स्पिनर्स का यहाँ पर डोमिनेटिंग, और वो भी यॉर्कशायर की बॉलिंग, मैंने ये भी बताया हुआ था, याद होगा आपको, जिसके पास अच्छे खासे स्पिनर्स तो वैसे है भी नहीं। आदिल रशीद तो वैसे भी नहीं खेलते, उन्होंने भी यहाँ पर स्पिनर्स के जरिए 6 विकेट निकलवा दिया, ठीक है। तो स्पिनर्स का रोल तो यहाँ पे भर भर के है, आपको दिख ही रहा होगा। उसके बाद अगर आप ये मैच छोड़ देगा, चलिए लास्ट 2 मैचेस देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं।
लिस्ट से बनाम डरहम 157, ठीक है, ज़्यादा स्कोर फिर से नहीं। त्रेवास्किस कंसिस्टेंटली एक आध विकेट है। डरहम ने वापस से चेज नहीं किया। स्पिनर्स के 8 विकेट, मतलब यॉर्कशायर की तो चलो मैंने बताया कि यॉर्कशायर के पास स्पिनर नहीं है, उन्होंने भी वहाँ पर 6 विकेट निकाला। और लेस्टर्स है जो कि स्पिन बहुत सारे हैं इनके पास, रेहान अहमद है, कॉलिन एक्करमैन है, आरन लिली का भी ऑप्शन रहता है, कैलम पर्किंसन है। तो जब स्पिन डोमिनेट करने वाली टीम आ गई तो 8 विकेट स्पिनर्स ने निकाले, समझ रहे हो। तो 106 पर निपटा दिया। इस सीजन का जो एक मैच हुआ था वहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 168, फिर से बड़ा स्कोर नहीं। क्लार्क 15 बॉल खेला उन्होंने, लेकिन उसी में काम कर गए। जोन्स के यहाँ पे भी कुछ स्कोर हैं, ओली रॉबिन्सन के स्कोर हैं। टर्नर एनीवेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी बॉलिंग काम पे आ जाती है। पेसर्स के 6 विकेट तो थे, लेकिन अगर आप इसको भी थोड़ा तोड़ के देखोगे आपको दिखेगा कि कौन से बॉलर्स को ज़्यादा विकेट मिला और हेल्प मिला। लेकिन जो भी है, पेसर्स को 6 विकेट मिले। नॉटिंघम ने चेस कर लिया रन को आखिरी ओवर में जाके। त्रेवास्किस एक आध विकेट कंसिस्टेंटली इनके हाथ में रहता है, जो आपने देखा ही है। और साउटर, टर्नर, सारे के सारे स्पिनर्स और बेन रेन जो भी स्लो बॉलर्स कराते हैं, विकेट कीपर ऊपर खड़े रहते हैं इनके बॉलिंग पे, तो इनको भी 2 विकेट मिले, ठीक है। तो अगर आप ये जो एक इनिंग्स है, ये वाला 201, ठीक है, इसको अगर आप हटा दोगे, एक इनिंग्स को, 6 मैचेस हमने देखे, 12 इनिंग्स होते हैं, उनमें से एक इनिंग्स अगर आप हटा दोगे तो आपको कितने स्कोर देखने मिल रहे हैं। देखो 154 चेज हुआ आखिरी ओवर में जाके, 141 चेज हुआ 2 ओवर हाथ में रख के, 130 चेज हुआ आखिरी ओवर में जाके। ये एक 200 हटा दो तो 136 का ही स्कोर है। 157 चेस नहीं हुआ, 168 चेस हुआ आखिरी ओवर में जाके। तो चेस तो यहाँ पे आसानी से हो नहीं रहे हैं, आप देख ही सकते हो। 180 अगर कोई टीम बना देती है तो सामने वाली टीम के तो मतलब सांस ही फूल जाए भाई चेस करने के चक्कर में। और इससे कम स्कोरों को भी हमने यहाँ पे डिफेंड होते हुए देखा है। और क्या चीज़ हमने नोटिस करी, अगर आप यहाँ पे इनिंग्स बिल्ड करना जानते हो, अगर आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर हमने 10-15 गेंद 90 के स्ट्राइक रेट से खेल लिया, लेकिन अगर आप बाद में गियर अप करना जानते हो तो ऐसे प्लेयर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि स्लो बॉलर्स, ठीक है, अगर ऐसे कोई प्लेयर हैं आपके पास जो स्लो बॉलिंग के साथ बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि स्पिनर्स आपको यहाँ पे रखने होते हैं जनरली। अभी देखो ज़रूरी नहीं होगा कि अगर स्पिनर्स मिड ओवर में बॉलिंग कराने आए तो टीम क्या करती है कि उनको खेल लेती है, उनको पास आउट कर देती है, उनको ओवर्स को कटवा देती है, उनको विकेट नहीं देती है। तो हो सकता है विकेट नहीं मिले, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैच में इनका इंपॉर्टेंस रहता है। और अगर कहीं पे विकेट वगैरह मिल गया तो वो साथ में आपको इकोनॉमी के बोनस भी देते जाते हैं, ठीक है। जितनी जोर से आप यहाँ पे बॉलिंग करोगे उतनी जोर से आप बाउंड्री के बाहर गिरोगे। विकेट्स एनीवेज आपको मिल सकता है, जैसे कि लास्ट मैच में कॉर्नर मैकर ने विकेट निकाले थे, 2 विकेट निकाले थे, ठीक है, लेकिन उनकी बॉलिंग ऐसी ही थी कि अगले मैच में उनको ड्रॉप ही करना पड़ा। 10-12 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने इकोनॉमी से उन्होंने रन बचाए थे, लेकिन 2 विकेट निकाला। तो फैंटेसी में आपको टीम में दिख जाएंगे, लेकिन उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। समझ लो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से बेन रेन, त्रेवास्किस, ऊपर से बॉर्थविक जैसे प्लेयर्स हमेशा यहाँ पे इफेक्टिव हुए हैं। तो ये रही सारी चीज़ें ग्राउंड से रिलेटेड, हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की तरफ और जाते हैं, और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। मुझे कोई मेजर चेंज की उम्मीद तो नहीं है, और डरहम ने कोई स्क्वाड भी अभी तक उस तरीके से अनाउंस नहीं किया है। मुझे लगता है सेम ही रहेगा प्लेइंग 11 इनके तरफ से। अभी मैं बात करता हूँ, देखो ग्राहम क्लार्क कभी कभी स्कोर है 20-30 के भीतर, और अगर ये 20-30 रन बनाते हैं स्ट्राइक रेट का बोनस आपको देखे जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। इस मैच के लिए मैं एलेक्स लीस को आपको वो कहूँगा कि इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। ये जब पहले यॉर्कशायर के हुए भी खेलते थे तब भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हुआ करते थे लैंकाशायर के अगेंस्ट में, और ऊपर भी आपने देखा इनके रन्स हैं, ठीक है। स्पेशली अगर वो चेस कर रहे हैं ना तो आप बिल्कुल इनको रख सकते हो। बैटिंग फर्स्ट में शायद आप इन पे कॉन्सिडर ना करो। माइकल जोन्स मेरी टीम में होंगे, ये डिपेंडेबल ऑप्शन है, कुछ ना कुछ तो मुझे इनसे उम्मीद है कि ये देखे जाएंगे। ओली रॉबिन्सन कीपर सेक्शन में हो गए, अभी बहुत झमेला होने वाला है कीपर सेक्शन में, अभी तो पकड़ के रखो इनको, ठीक है, आगे बताता हूँ मैं। एशन टर्नर ये भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे क्योंकि इनकी बॉलिंग काम पे आ जाती है, और इनको जो बैटिंग मिल रहा है अच्छे फॉर्म से भी दिख रहे हैं, जब तक खेल रहे हैं सही खेल रहे हैं। तो और अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स इनके पास बैटिंग एनीवेज आनी चाहिए, क्योंकि डरहम का बैटिंग इस फिक्चर में बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो एक और ऑप्शन आपके लिए बाज़ेलिट, कुछ भी खास उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है, और बैटिंग से ही बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। बॉलिंग फर्स्ट अगर करते हैं तो आप इनको रख सकते हो, ये डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कराते हैं। बाकी शायद मैं अपने टीम में इनको मौका ना दे पाऊँ। डॉनिजी का तो कोई वैसे भी रोल नहीं है, बॉलिंग भी नहीं दे रहे हैं इनको। त्रेवास्किस कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ है, अगर स्पेस मिले आप देख सकते हो, नहीं लोगे तो भी चलेगा। बेन रेन मस्ट हैव है, इस ग्राउंड पे आप इनको छोड़ नहीं सकते। वेन पार्नेल का भी रोल आना चाहिए, हालांकि लास्ट मैच में इनको बहुत रन्स पड़े थे। बॉलिंग सेकंड में आप देख सकते हो। नेथन साउडर कोशिश करना लेकर चलने की, क्योंकि ये लेग स्पिनर है और लास्ट 8 में 3 विकेट्स भी इन्होंने निकाल के रखे हुए थे। तो जो 4 प्लेयर्स हमारे कोड को बनाएंगे डरहम की तरफ से वो हैं जोन्स, एस्टन टर्नर, बेन रेन और साउटर, इन चारों को रखना है। बाकी एलेक्स लीस या ग्राहम क्लार्क, अगर लीस चेस कर रहे हैं तो रख लेना।
उसके बाद यहाँ पे बास डेलिट अगर बॉलिंग फर्स्ट कराते हैं तो एशन टर्नर को आप एनीवेज रख सकते हो क्योंकि इनकी बॉलिंग कैंप पे आती है और बैटिंग सेक्शन में होंगे। और वेन पांडेल अगर बॉलिंग सेकंड करा रहे हैं तो इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये 4 ऑप्शंस हैं, 4 हमारे कोर प्लेयर्स के साथ, जिनको हम टॉस के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। अभी अगर हम बात करें लैंकाशायर की तरफ से, तो अभी देखो मैंने क्यों बताया कीपर सेक्शन में प्रॉब्लम है। बटलर, सॉल्ट, इनको पूरी दुनिया 90% तो दुनिया लेके आएगी स्मॉल लीग में, ठीक है। अभी मैं बता दूं, देखो सॉल्ट के कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं है। पहले वो जिस टीम में के होकर खेलते थे ससेक्स, उस टीम का तो कोई मतलब नामो निशान नहीं था डरहम के आसपास, तो उन पर कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। और एक आध जो मैच उन्होंने खेला वहाँ पे भी उनकी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है अगेंस्ट डरहम। और ये हिस्ट्री है सॉल्ट का कि उनको स्पिन उतना अच्छा खेलता आता नहीं है, लेकिन उनके सामने स्पिनर्स लाने भी होंगे। अगर आप फिर से वही चीज़ करोगे कि पहले पेसर्स बुला लोगे तो ये तो कूट ही देंगे सामने, ठीक है। बटलर का क्या है, फॉर्म डाउनवर्ड जा रहा है। अगर आपने आईपीएल से उनको फॉलो किया होगा, लास्ट कुछ मैचेस में तो बहुत सारे डक भी बनाए हैं। लास्ट मैच जो कल जो मैच हुआ था उनका, वहाँ पे मेरे ख्याल से 1 रन बनाया था उन्होंने। लेकिन देखो बटलर बहुत बड़े प्लेयर हैं, काफ़ी लोग अगर कैप्टन होंगे, ये तो चलो हो गया बात, लेकिन इनको स्पिन खेलना आता है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से इस पूरे स्क्वाड में एक लौते प्लेयर हैं जिन्होंने इन स्पिन हेल्पिंग कंडीशंस में सबसे ज़्यादा खेला भी है और सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो अगर आपको दोनों कीपर्स में से एक को लेना है, ठीक है, जो जिसका ही सजेशन मैं दूंगा, दोनों कीपर तो नहीं लेने का ही सजेशन मैं दूंगा, एक को लेना है तो बटलर, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही सेफ जाना चाहते हो, बिल्कुल ही कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तब तो आपको कीपर दोनों ही लेने पड़ेंगे, तब आपके लिए बाकी जगहों से प्लेयर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोनों में से एक कीपर लेना चाहते हो तो बटलर, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का सजेशन मैं नहीं दे रहा, उनका फॉर्म थोड़ा डाउनवर्ड चल रहा है, लेकिन टीम में रख सकते हैं। क्रॉफ्ट अच्छे रिकॉर्ड्स हैं और ये नंबर 3 पे भी आ रहे हैं। बॉलिंग की उम्मीद मुझे नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको इनिंग्स बिल्ड करना आता है, तो हम इनको देख सकते हैं अपने टीम में। अभी देखो ल्यूक वेल्स है। ल्यूक वेल्स अगर नोटिस करी होगी तो बटलर आने से पहले ही ओपनिंग कर रहे थे और क्या ही धमाकेदार स्टार्ट दे रहे थे हर मैच पे। बटलर आने के बाद क्या हुआ, उनको नंबर 4 पे भेज दिया गया। अभी देखो नंबर 4 पे जो प्लेयर आता है उनका काम क्या होता है, इनिंग्स बिल्ड करना, लेकिन उनको तो आता है नहीं इनिंग्स बिल्ड करना। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट मैच में 8 बॉल में 22 रन बनाए, आउट हो गए, ठीक है। ऐसे नहीं होता है ना, आपको इनिंग्स बिल्ड करनी होती है नंबर 4-5 में आके, जो कि ल्यूक वेल्स से नहीं हुआ है। अभी पता नहीं टीम को आगे जाकर कैसे यूज़ करेगी, लेकिन मेरे ख्याल से इनको ओपनिंग पे ही रखना चाहिए था, लेकिन अभी ओपनर्स है ही इतने सारे। डैरल मिचेल, इनका भी रोल बहुत सही कर रही है टीम, लेकिन इनको भी मुझे लगता है बैटिंग में ऊपर भेजना चाहिए था, लेकिन ऊपर जगह नहीं है। लियम लिविंगस्टोन जो ओपनिंग भी कर चुके हैं एक टाइम पे, और इनको अगर आप आके बोलो कि भैया आपको नंबर 6 पे जाना है और इनिंग्स बिल्ड करना है, जो कि 190-200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। और लिविंगस्टोन के लिए वही प्रॉब्लम हो रहा है। बॉलिंग चाहे वो कुछ भी कराए, बॉलिंग से कुछ भी करे, लेकिन बैटिंग में वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं। और लास्ट मैच में उनको जो एंकर का रोल दिया गया था, अगर आपने मैच फॉलो करा होगा, जो यॉर्कशायर का जो मैच था कल वाला, तो वो बहुत स्ट्रगल करते दिखे हैं, ठीक है। स्ट्राइक रेट भी कम हो गया, रन भी नहीं बना पाए। कॉलिन डी ग्रैंटम को यूज़ अच्छी तरीके से किया जा रहा है, लेकिन उनको ऐसे बॉलिंग ऑलराउंडर यूज़ किया जा रहा है, जबकि उनकी बॉलिंग की वजह से उतने फेमस है भी नहीं। लेकिन अभी उनकी बॉलिंग काम पे भी आ रही है, विकेट भी निकाल रहे हैं, और ये कंडीशन भी मुझे लगता है इनकी बॉलिंग के लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो सकता है। तो बिल्कुल आप इनको देख सकते हैं। ल्यूक वुड पहले 2-3 मैच में बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई थी, और मैं अभी भी कहूँगा इनको लेके चलो, इनके पास जो वेरिएशंस होते हैं वो यहाँ पे काम पे आ सकते हैं। टॉम बेली, मैट पार्किंसन, हार्टली, उसके बाद मैट पार्किंसन के रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं इस पिक्चर में, तो आप देख सकते हो। हार्टली को ऊपर भेजा जा रहा है वैसे तो बैटिंग में, और लास्ट मैच में जो थोड़ा बहुत क्लोज गई थी यॉर्कशायर के अगेंस्ट में लैंकाशायर की टीम, वो हार्टली के बैटिंग की वजह से ही 19 गेंदों में 39 रन बनाए थे उन्होंने। बॉलिंग से तो उनको 1 या 2 ओवर मिले होंगे, लेकिन बैटिंग उन्होंने बहुत बढ़िया करी थी। अभी मैं जो बिल्कुल पहले मैंने आपको बताया कि लैंकाशायर की टीम में प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ। देखो बटलर, सॉल्ट ओपनिंग कर रहे हैं, ल्यूक वेल्स ओपनिंग कर रहे थे, इनको भेज दिया 4 पे। डैरल मिचेल जो 3-4 तक बैटिंग करते हैं, उनको भेज दिया 5 पे। लिविंगस्टोन जो ओपनिंग भी कर चुके हैं और नंबर 3 तक तो पक्का आने चाहिए इनकी बैटिंग, उनको भेज दिया 6 नंबर पे। कॉलिन डी ग्रैंटम आ रहे हैं 7वें नंबर पे, ठीक है। तो ये जो पूरा स्लॉट है ना, ये जो पूरा स्लॉट है, इनमें से किसी को भी इनिंग्स बिल्ड करना आता नहीं है। एक डैरल मिचेल को आप एक बार के लिए सोच भी लो, लेकिन बाकी किसी को भी अगर आप बोलोगे ना कि 100 के स्ट्राइक रेट से आपको इनिंग्स बिल्ड करना है, तो इनसे होने वाला है नहीं। स्टीवन क्रॉफ्ट इनिंग्स बिल्ड करना जानते हैं, उनको 3-4 पे पहले भी खिलाया गया है, वो अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स ऐसे नहीं हैं। इसीलिए ये जो स्लॉट हो रहा है ना, बड़े बड़े नाम भले ही हैं, उस जगह से इनके परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे हैं लैंकाशायर की तरफ से। और लास्ट मैच में यॉर्कशायर ने उसी चीज़ को एक्सपोज किया, डिस्पाइट उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी है भी नहीं, ठीक है। और मिडिल ऑर्डर बहुत खोखला दिख रहा है, और उसके बाद डायरेक्टली उनका लोअर ऑर्डर एक्सपोज हो जा रहा है, जहाँ पे कुछ भी लिंक करने वाले प्लेयर्स नहीं हैं। ये चीज़ मुझे लगता है लैंकाशायर के अगेंस्ट जा सकती है। हालांकि ऑन पेपर लैंकाशायर स्ट्रॉन्ग टीम है,
शायद आप स्मॉल लीग में भी लैंकाशायर के प्लेयर ज़्यादा ही लो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि अगर फिर से यही चीज़ हुई कि कहीं भी उनकी जो वीकर मिडिल ऑर्डर, वीकर मतलब नाम कम नहीं है लेकिन इनकंसिस्टेंट है और अपने अनयूजुअल पोजीशंस पे खेल रहे हैं, अगर ये मिडिल ऑर्डर फिर से एक्सपोज हो गई लैंकाशायर की तरफ से, तो डरहम के पास यहाँ पे फिर से मौका बन सकता है जिस फिक्सचर में वो ऑलरेडी आगे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं ऊपर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे लैंकाशायर की तरफ से, कीपर सेक्शन से अगर देखो मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि एक को लेकर चलो तो बटलर को ही लेकर चलो। ठीक है, तो बटलर हो गया यहाँ से। क्रॉफ्ट अगर स्पेस मिले रख कर चलना, क्योंकि इनकी बॉलिंग की कोई गारंटी नहीं है, शायद नहीं ही कराएं, तो इसीलिए उनका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बैटिंग से कुछ रन है, लेकिन अगर वो 25-30 के भीतर रन बनाएंगे तो फायदा नहीं होगा आपका। ल्यूक वेस्ट मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे जहाँ पे उनको उतारा जा रहा है उसके बाद उनका कोई रोल बनेगा। बॉलिंग काम पे आ सकती है, लेकिन वही बात है कि इनको बॉलिंग मिलेगी भी या नहीं। डैरल मिशेल, लिविंगस्टोन, कॉलिन डे ग्रांडो मेरी टीम में होंगे। लिविंगस्टोन की बैटिंग से मुझे उम्मीद नहीं है, हालांकि रिकॉर्ड्स क्योंकि अच्छे हैं और एक उनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है यहाँ पर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉलिन डे ग्रांडो बॉलिंग फर्स्ट में रख लेना। ये बॉलिंग फर्स्ट में अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं और उनको पावर प्ले में बॉलिंग भी मिल रही है। बैटिंग फर्स्ट में तो अभी तक कुछ उन्होंने खास नहीं करा है। ल्यूक वुड रखना पड़ेगा आपको क्योंकि यही इनके लिए मेन पेस बैटर को लीड कर रहे हैं। मैट पार्किंसन, टॉम हार्टली, ये दोनों ही शायद मेरी टीम में होंगे। अगर मुझे एक को लेना पड़े तो मैं शायद मैट पार्किंसन को लेकर चलूँ, लेकिन हार्टली आपको बैटिंग पोजीशन दे सकते हैं और इनके रिकॉर्ड्स भी बेहतर हैं। दोनों मैच में, लास्ट 2 मैच में 4 विकेट निकाल कर रखे हुए हैं इस टीम के अगेंस्ट में इन्होंने, तो इसीलिए मेरा सजेशन यही होगा कि दोनों को लेकर चलो। तो शॉर्ट लिस्टेड कौन कौन है, यहाँ से ये दोनों ल्यूक वुड हो गए, यहाँ से ये 6 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। कॉलिन डे ग्रांडो को सिर्फ बॉलिंग फर्स्ट में देना, ठीक है, और जॉस बटलर को लेकर 7 प्लेयर्स। अगर कॉलिन डे ग्रांडो नहीं ले रहे हो तो क्रॉफ्ट के लिए आपका जगह खुल जाता है। बेंच पे ये सब प्लेयर्स होंगे, इनमें से मुझे लगता है गेब बेल को तो यूज़ करा जा सकता है मिडिल ऑर्डर में। गेब बेल या डेन विलास को, इनको यूज़ किया जाता है मिडिल ऑर्डर में, जो मिडिल ऑर्डर काफ़ी मतलब फ्रजाइल नज़र आ रही है मेरे को। तो देखते हैं टीम क्या करती है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो बाज़-डी-लीट और रेन, ये दोनों ऑलराउंडर के साथ लोग जा रहे हैं। हालांकि बाज़-डी-लीट का कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं है, बस नाम की बेसिस पे। उसके बाद लीस और ओली रॉबिन्सन, लीस ने क्योंकि बहुत बड़े स्कोर बनाए थे, ओली रॉबिन्सन लास्ट 2 मैच से रन बना रहे हैं। रिस्की में माइकल जोन्स कंसिस्टेंट है और साउटर ये भी कंसिस्टेंट है, ये दोनों को रख के चलना है कैप्टन भास्कर, भले ही बनाओ ना बनाओ। लैंकाशायर की तरफ से मिचेल, जिनका तो बनता भी है कैप्टन भास्कर को वो होना, क्योंकि इनके रोल अच्छे आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी बेहतर है, और बटलर नाम के बेसिस पर। उसके बाद वुड और कॉलिन डे ग्रांडो जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं बॉलिंग से। लिविंगस्टोन उसके बाद आना चाहिए क्योंकि बॉलिंग काम पे आ सकती है और उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। अभी इनका रोल जो कर दिया गया है मिडिल ऑर्डर में, 6 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या करेंगे बैटिंग से, लेकिन बॉलिंग क्योंकि करा रहे हैं तो रख सकते हैं हम। और बाकी जो दोनों स्पिनर्स हैं हार्टली और पार्किंसन, उन दोनों में से एक तो रख के चलना ही कोशिश करना, अगर बहुत मुश्किल नहीं आ रही है तो दोनों को भी लेकर चलने का, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है फिलहाल के लिए, ठीक है। हो सकता है फाइनल टीम में मैं पार्किंसन और हार्टली में से किसी एक को ही लूँ। अभी के लिए ये है 8 प्लेयर्स यहाँ पर हैं। अभी मैं कहाँ से कौन कौन से प्लेयर ले सकता हूँ। कीपर सेक्शन में हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 4 बटलर, सॉल्ट, ओली रॉबिन्सन, ग्राहम क्लार्क, और चारों ही लेने लायक है। लेकिन अभी देखो, अगर आप 4 को लेके जाना चाहते हो ड्रीम 11 पर तो आप शायद कर भी लोगे, लेकिन बाकी साइड्स में क्या, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पर आप वो नहीं कर सकते, और यहाँ पर हमें उम्मीद है लो स्कोरिंग मैच की, तो कहीं पे तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। इनमें से कोई एक प्लेयर को आप छोड़ोगे वो परफॉर्म कर भी सकता है, लेकिन कहीं पे तो आपको कुछ सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो मेरा शॉर्ट लिस्ट यही होगा, पहले तो ओली रॉबिन्सन और फिर बटलर, ये दोनों। बाकी दोनों कीपर को मैं शायद इस मैच में नहीं लूँ, और मेरे ना लेने का मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो जाएंगे, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि बाकी जगह से जो मैं प्लेयर्स को लूँगा ऑलराउंडर से या कहीं से, तो वो मेरे को ज़्यादा फायदा देके जाएंगे, ठीक है। तो ओली रॉबिन्सन, बटलर, इन दोनों को मैंने रख रखा है। बाकी ऑलराउंडर्स में जो ऑप्शंस होंगे, बाज़-डी-लीट अगर बॉलिंग फर्स्ट कराते हैं, बाज़-डी-लीट और कॉलिन डे ग्रांडो में से जो भी बॉलिंग फर्स्ट करवाएंगे आप उनको रख सकते हो। तो आप ऐसा भी स्ट्रक्चर यहाँ पे तो बना सकते हो। देखो, तो एस्टन टर्नर हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन है, बेन रेन बॉलिंग ऑप्शन है, और कोई खास बॉलर्स का परफॉर्मेंस आया नहीं है, लेकिन अगर बॉलिंग सेकंड हो रही है तो पार्नेल को देखा जा सकता है डरहम की तरफ से, और नेथन साउटर कंसिस्टेंट है, लेकिन मुझे कोई स्पेस नहीं मिल रहा, तो ओली रॉबिन्सन की जगह पे आप कर सकते हो। और अगर यहाँ पे आप बाज़-डी-लीट लेते हो, अगर डरहम पहले बॉलिंग कराती है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये मतलब जो भी पहले बॉलिंग कराएंगे उनको आप ले सकते हो, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में 2 ऑप्शंस और हैं, स्टीफन क्रॉफ्ट, लेकिन मैंने उनको सेक्रीफाइस इसलिए किया है क्योंकि उनकी बॉलिंग की कोई गारंटी नहीं है, और 25-30 रन के लिए तो मैं अपना बैटिंग में एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं ले सकता। एलेक्स लीस रिकॉर्ड अच्छे हैं, एलेक्स लीस को मेरे को लेना था, लेकिन एलेक्स लीस से बेहतर कर रहे हैं माइकल जोन्स, तो इसीलिए मैंने उनको रखा है। अगर आपको सेफ जाना है, आप माइकल जोन्स के जगह पे एलेक्स लीस को भी ले सकते हो। बाकी तो कीपर में से किसी पे मैं टच नहीं कर पा रहा, वो तो आप देख ही सकते हो।
तो ऐसा स्ट्रक्चर मेरा बन रहा है। पार्किंसन, ओली रॉबिन्सन, माइकल जोन्स रिप्लेसेबल है, इनके जगह पे आप किसी और सेफ प्लेयर्स को अगर चाहो तो ले सकते हो। इवन बटलर को भी रिप्लेस कर सकते हो, स्पेशली बैटिंग सेकंड में, लेकिन क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, कीपिंग भी करवा रहे हैं अभी, तो काफ़ी लोग कैप्टन बनाएंगे, तो इसीलिए मैं स्मॉल लीग में छोड़ने का सजेशन नहीं दे रहा। कैप्टन बैट्समैन चॉइसेस की बात करें तो डैरेन मिचेल के साथ लोग जा रहे हैं, मैं बहुत अगेंस्ट नहीं होऊंगा, आप जा सकते हो। कॉलिन डी ग्रैंडम अगर आप ले रहे हो बॉलिंग फर्स्ट में तो वाइस कैप्टन बना सकते हो उनको, या फिर डरहम की तरफ से बेन रेन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस ग्राउंड पे, रिकॉर्ड भी डिसेंट ही है, बुरा कुछ नहीं है, तो आप वो कर सकते हो। बड़ी लीग खेल रहे हो वहाँ पर हार्टली या पार्किंसन में से किसी एक को ट्राई कर लेना। इनके ऊपर मुझे लग रहा है कि कोई एक तो आपको काफ़ी अच्छा कुछ करके देखे जाएंगे बॉलर्स में से, और वहाँ से त्रिवास्किस, इनकी तरफ लोग नहीं देख रहे हैं। मैं इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको सब कुछ ही बहुत अच्छा करना आता है, और इनके पास बैटिंग भी अगर ढंग से मिल गई, 10-15 बॉल इनको मिल गया तो ये काफ़ी अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं। बड़ी लीग की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे, ठीक है। छोटी लीग में तो ये सेफ ही चले जाओ आप, मिचेल, बेन रेन और कॉलिन डी ग्रैंडम, और थोड़ा मिनी जेल वगैरह खेल रहे हो वहाँ पर हार्टली, पार्किंसन जैसे बॉलर्स को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वही आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।